गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद के जो है हम लोग सीरीज में जो है अभी तक हम लोग जो है टाइमलाइन को पढ़ चुके हैं। 1857 से लेकर 1947 तक के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको हम जो है एक से दो वर्ड में हम लोग एक वर्ड में हम लोग को समझने का प्रयास किया था, उसको हम लोगों ने समझा था। आज जो हम लोग राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना वाली राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत जो होते हैं इनके, ये लोग जो अपने आप बीच में शेयर करते हैं। इनके कई सारे भाषाएं समूह हो सकते हैं, जैसे जो भारत में जो कई सारे समूह हैं, क्रिश्चियन का अपना अलग है, ईसाई का अपना अलग है, बौद्ध का अलग है, जैन का अलग है, मतलब लेकिन सब क्या है, एकता की भावना है सब में। जैसे आज के दिन में अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज का परिप्रेक्ष्य आप बेहतर समझ सकते हैं। आज का परिप्रेक्ष्य क्या है? आज का परिप्रेक्ष्य जो है इससे भारत में हिंदुत्ववादी सोच और विचारधारा कहीं ना कहीं ज़्यादा पनप रही है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रता की भावना, राष्ट्र के प्रति जो कुछ करने की भावना। तो हमारे युवाओं में जो ये चीज़ें चल रही है इनके बारे में हम बात करें कि हमारी किसी भी चीज़ों को कह सकते हैं आप एकता की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनमें जो है, अब राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है और इसका क्या क्या वजहें होती हैं। मतलब राष्ट्रवाद, देखिए अगर आप यूरोप में बात करेंगे, यूरोप के राष्ट्रवाद आप जब पढ़े होंगे पहले यूनिट में, तो आप देख रहे होंगे कि राष्ट्र के जो उदय से कहीं न कहीं जो है ये राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, तो ये राज्य इसके उदय से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये उपनिवेशवाद के जो आंदोलन थे उससे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अगर भारत में अगर बात करें कि राष्ट्रता की भावना, राष्ट्रवाद की भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है, सबसे पहले हम लोग गुलाम थे, या हम लोग जो है अंग्रेजों के अधीन हमारे लोग थे, और औपनिवेशिक तौर पर हम लोग को यूज किया जा रहा था। और जब आप औपनिवेशिक तौर पर यूज होंगे और आपके ऊपर किसी अन्य देशों के शासन होंगे, अन्य प्रकार की आपको चीज़ें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ भावनाएं जगेगी। अगर वो भावनाएं एक साथ होती है तो डेट मीन्स वही तो है राष्ट्रवाद, ठीक है। अब इसको जो प्रचार प्रसार करने के जो कई सारे तरीके अपनाए गए थे, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत में जो है साहित्य कई सारे साहित्य लिखे गए। जैसे नील दर्पण की हम बात कर रहे थे, नील दर्पण में जो है तिनकठा प्रथा और अन्य किसानों की जो है व्यथाओं को लिखी गई है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि पहले ही साहित्य है कि इन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। इसके अलावा इतने सारे साहित्य लिखे गए, आप उनकी काउंट करेंगे तो शायद बहुत सारे होंगे। लोक कथा, इससे लोक कथा में जो है अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो एक अल्लाह रुदल की है, या उसके बाद भी कथाएं आप देखेंगे 1857 की क्रांति को देख लीजिए, या उसके पहले और उसके बाद की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बिक्रम चंद्र चटर्जी जी द्वारा जो है राष्ट्र गीतों के गीत लिखे गए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गान लिखे गए, और कुछ अमरनाथ ठाकुर के द्वारा जो है भारत माता के चित्र बनाए गए। जब माता, अगर हम भारत को एक माता या एक प्रतिमाओं के रूप दे दिए, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रवाद की भावना को प्रसार करने में और उद्भव करने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब आप प्रतिमा जब बनाई गई तो भारत माता की जो ये छवि का रूप लेने लगा, मतलब छवि जो आप कहते हैं पिक्चर का रूप लेने लगा था। और जब लोक कथा जो हमारे यहाँ थी उनमें जो कहीं ना कहीं जो है लोक कथाओं में राष्ट्रीयता की पहचान धीरे धीरे जो फैलने लगी थी। और जैसे राष्ट्रीय झंडा हो गए, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, अशोक स्तंभ, ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना प्रसार करने का बहुत बड़ा योगदान रहा इन लोगों का। और अगली जो है स्लाइड, अगली पॉइंट जो है वो हम कह सकते हैं कि भारत की पूर्ण व्याख्या। भारत के इतिहास को जो है, जो औपनिवेशिक काल के जो है लेखक थे, साहित्य थे, जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं इतिहास को अलग मोड़, अलग वे में ले गया, उनको जो कहीं ना कहीं जो है पुनः व्याख्या, उनको फिर से लिखने का प्रयास किया गया। और समाज में जो असमानताएँ थी या और कई भी प्रकार के जो चीज़ें थी उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई, ठीक है।
और पहला विश्व जो होता है वो 1914 से लेकर 1919 तक, सॉरी 1418 से लेके 14 से लेकर 1418 तक ये लगभग चलती है। उसके बाद खिलाफत, असहयोग आंदोलन, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रथम विश्व के बाद जो भारत की क्या स्थितियाँ थी और इसके बारे में क्या भारत पर प्रभाव पड़ा। देखिए, पहले हम ग्लोबलाइजेशन में आज अगर कोई इफेक्ट पड़ती है, अगर यूक्रेन में कुछ चीज़ें हो रही तो वो इंडिया को कहीं कहीं इफेक्ट करती है, बट उस समय हम ग्लोबली कनेक्ट थे, बट आज की तरह डिजिटली कनेक्ट नहीं थे। तो जिसकी वजह से हो सकती है कि हम लोग जो है को स्थितियाँ कहीं कहीं अध्ययन करनी चाहिए कि हम लोग क्या स्थितियाँ रही होगी। देखिए, हम लोग उपनिवेशिक काल में थे। उपनिवेश इंग्लैंड वाले कर रखे थे। तो उपनिवेश की अगर बात करते ना, तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध तो इसमें खर्चे जो अत्यधिक हुए, और जब खर्चे बढ़ेंगे आप इस बात को समझ सकते हैं कि देखिए, अगर आपके घर में 2 रुपये आए और आप झगड़े कर रहे हैं तो आपको सोचता है कि 1 रुपया खर्च हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, कहीं कहीं और जगह से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश में जो है इंग्लैंड ने कोशिश किया, और जब खर्चे बढ़ गए तो राष्ट्र जो स्वतः है कि किसान पे जो कर थे, क्योंकि उनके मुख्य जो चीज़ें थी, मुख्य सोर्स ऑफ इनकम जो हम कह सकते हैं, या इनकम आय का स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस थे, और टैक्सेस को इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिए। और दूसरा जो है अतिरिक्त राजस्व जुटाने, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स भी बढ़ा दिए। आपको पता है कि इनकम टैक्स क्या होती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको कस्टम ड्यूटी हो जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी होती है। ये सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और जी, जब सीधी सी बात, आप इस बात को समझिए, जब स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी का मतलब जब वस्तु की कमी होगी तो स्वतः है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस अपने आप इंक्रीज होगा। जिसे 1913 से 1918 के बीच में जो लगभग प्राइसेस की अगर कंपेरिजन की जाए तो प्राइसेस लगभग 2 गुने, इनके 200% जो है लगभग बढ़ चुके थे। और दाम बढ़ने के बाद आप सोचा है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं, आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में महसूस करेंगे। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि वो आम जनता की जेब पे पड़ता है। जब आम जनता की जेब पे पड़ता है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इससे क्या क्या लॉसेस हो रहे होंगे, या किस तरह की आम जनताओं के बीच परेशानी हुई होगी। तो ऐसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर कौन समझेगा इस चीज़ को, क्या आप लोग अपनी गार्जियंस की जेब से पैसे लेते हो, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ग्रामीण इलाके में जबरन जो सेना में भर्ती किए जाने लगे, ये भी सबसे बड़ा कारण से हो गए कि लोगों के अंदर जो एक आक्रोश पैदा हुआ। आप इस बात को समझिए, आप खाना नहीं खाना चाहते, आपको जो बाजार के खाना खिलाया जाएगा, पकड़ के खाना खिलाया जाएगा, तो आपके अंदर आक्रोश पैदा होगा। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन आपके अंदर आक्रोश पैदा होगा, जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भारत में जो कई सारे भाग जो थे, जैसे बंगाल में इतनी बार अकाल पड़ी है कि आप कौन नहीं कर सकते। 1931 में बात कर लीजिए, 65 में बात कर लीजिए, उसके पहले भी बात कर लीजिए, उसके बाद भी बात कर लीजिए। तो जब उपज कम होगी, जब अकाल आएगा, तो सीधी सी बात है लोगों के पास भोजन कमी हो जाएगी। भोजन की कमी हो तो लोगों में जो आक्रोश की भावना पैदा होगी, और जब आक्रोश की भावना होगी तो राष्ट्रीयता की भावना अपने आप पैदा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये प्रथम विश्व के बाद की चीज़ें बता रही है। फ्लू एक ऐसी बीमारी थी जो कि फैल चुका था पूरे विश्व में। यह एक गंभीर समस्या थी, जिस तरह से आप कुछ समय पहले रिसेंटली जो आपको कोविड की केसेस देखने को मिला। कोविड में क्या क्या हुई, आप लोग इन चीज़ें समझ के जो आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या क्या लॉसेस हुई हमारी। तो जब उस महामारी में, जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, जहाँ पे हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आप इस चीज़ को समझिए, जब आपके पास कमी होगी, आपके पास मजबूरी होगी, तो आप हाथ ऊपर करेंगे। कहते हैं, जब एक कहावत हुई है किसी का, आई थिंक मुझे उसका याद तो नहीं है, हम यही कहते हैं कि आपको जब ज़रूरत होगी तभी आप खड़ा होंगे। तो दैनिक वही हो रहा है कि जब सोसाइटी में लोगों को ज़रूरत होती है तो सीधा सा आप खड़ा होते हैं लोग। यह लोग जो है घोड़े बेच के सोए रहते हैं, आप समझ जाइए इन चीज़ को। ये 1921 में जनगणना होता है भारत में, उनमें ये कहा गया है, उसमें निष्कर्ष निकला है कि अकाल और महामारी के कारण जो है 1 लाख से लेकर 1,30,000 के आसपास जो लोग मारे गए इन फ्लू की वजह से, अकाल की वजह से। तो
आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब सारी चीज़ें हो रही तो लोगों के अंदर कैसे भावनाएं उत्पन्न हुई होगी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत में, और ये क्या क्या उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने देखा। और हम लोग अब जो है आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे कि सत्याग्रह क्या होता है। सबसे पहले गांधी जी, जब आप पढ़ेंगे सिलेबस तो आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा गांधी जी को, तो गांधी जी का जैसे ही जिक्र होता है उसमें एक वर्ड आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह की आप बात समझ सकते हैं क्या होता है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे जो है एक नई तरह का ये जन आंदोलन उद्भव हुआ था। आप क्रांतिकारी आंदोलन को भी समझ लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि और हिंसात्मक तौर पे जो है एक जन आंदोलन होता है जो कि लोगों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे क्रांतिकारी आप लोग भगत सिंह को कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और हमारे ना जाने कितने सारे हैं। उनमें जो महिलाओं के नाम अगर आप भूल सकते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी जो है महिलावादी सोच की आप बात कर सकते हैं कि आप महिलावादी सोच है। तो इसमें हमें दुर्गा भाभी को नहीं बोलना चाहिए और रानी लक्ष्मीबाई को भी नहीं बोल सकते। न जाने इसकी तरह कितनी वीरांगनाएँ थी जो कि अपनी जान की आहुति लगाकर भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया था। ठीक है। सत्याग्रह में क्या होता है कि वो सत्य पे हमें अधिक बल देते हैं और वह सत्य की बात करते हैं और सत्य की जो है उपासना करते हैं। और गांधी का मानना ये था कि अगर आप सही मकसद से लड़ रहे हैं तो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, एक अहिंसक माध्यम की जरूरत होती है, जो गांधी जी अपनाए थे, जिसको सत्याग्रह का आप लोगों नाम दिए और हम लोगों ने सत्याग्रह का नाम दिया। अब बात कर रहे थे गांधी जब भारत आते हैं, गांधी जी जब बैरिस्टर से जो 1915 में भारत आते हैं, बैरिस्टर बन के वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है कैसे से लड़ते हैं। आफ्टर जो जब 1915 में जब भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौट के, तो वहाँ पे भी कई सारी जो उनके साथ विभेद हुई, उनके साथ जो कई सारी चीज़ें हुई, गौड़े लोगों ने उनको जो है ट्रेन से निकाल दिया, उनके साथ जो है जो भी चीज़ें हुई जाती हैं वो आप समझ सकते हैं। अगर आप एक बात समझिए, आप जब कहीं लात खाते हैं, सीधी सी बात है, तो आप घर में जो वही संभालने और अपने आप को क्या करते कोशिश करती है आप एवोव कर पाए, अपने आप को ऊंचा ऊंचा कर पाए। तो गांधी जी के साथ लगभग वही चीज़ें हुई। गांधी जी के साथ जो है प्रॉब्लम थी, गांधी जी के साथ वहाँ पे विभेद किया गया, गांधी जी को जो है कई सारी तरह से प्रताड़ित किए गए। तो गांधी जी जब भारत आते हैं तो इन चीज़ को जो वो भी देखते हैं, वो भी समझते हैं और भारत में एक आंदोलन करने का कोशिश करते हैं। और आंदोलन जो पहला आंदोलन जो होता है उनका वो चंपारण सत्याग्रह होता है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो बिहार में किया गया था। ये दमनकारी यह व्यक्ति जो मतलब जो है उपनिवेशकार जो थे, ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों को, जो किसान थे वहाँ के लोगों को, किसान को अत्यधिक प्रेशराइज किए जा रहे थे। या तो आप जिसका हम लोग 3 कठिया प्रथा कहते हैं। 3 कठिया प्रथा का मतलब ये है कि आप के अगर पास 3 कट्ठा भूमि तो उसमें 1 कट्ठा भूमि जो आपको उसमें नील की खेती करनी होती थी। ठीक है। देखिए, नील की खेती करना परेशानी नहीं थी। आप एक तो औपनिवेशिक है, यहाँ से नील की खेती होगी, कच्चे माल के तौर पर जाएंगे तो आप सोचता है कि प्राइसेस आपको कम मिलेगी। बट वहाँ से जब पक्के माल बन के आएंगे तो सोचता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे पहले से ही। और जब नील की खेती होती थी देखिए वहाँ पे उर्वरा शक्ति जो होती है, जिसको आप लोग कह सकते हैं फर्टिलाइजर या प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन घट जाएगा। आप समझिए जब प्रोडक्शन किसी भूमि में घट जाएगा तो आप धीरे धीरे अगर उसमें बार बार कोशिश करेंगे करने का तो सोचता है कि वहाँ की प्रोडक्शन एक्टिविटी घट जाएगी, उस उत्पादन क्षमता घट जाएगी। जब उत्पादन क्षमता घट जाएगी, जब उत्पन्न ही नहीं हो तो आपको टैक्सेस कहाँ से देंगे। जब उत्पन्न ही नहीं हो रही थी लोगों ने, उन उपनिवेशकारों ने या अंग्रेजों ने जो क्या किया, टैक्सेस रेट बढ़ा दी। जब टैक्सेस रेट बढ़ाएंगे तो आप समझिए कि किसान की क्या स्थिति रही होगी। आज आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जब 1947 या उसके पहले आप 1930 के आसपास में देखेंगे तो किसान की स्थिति रहेगी। आज तो हम कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। जहाँ हम लोग मानसून पर निर्भर रहे थे, आज हमें नाली और न जाने कितनी सारी नई अत्याधुनिक जो है मशीनें आ गई हैं, उनसे हम लोग खेती करते हैं। पहले बैलों से खेती होती है, आज ट्रैक्टर्स खेती होती है। पहले जो है कुदाल और फाड़वे की सहायता से जो मिट्टी निकाले जाते थे, खोड़े जाते थे, आज जो है उसके लिए ट्रैक्टर आ चुके हैं। न जाने और भी कई सारी चीज़ें बदली हैं। तो आप इन चीज़ को समझिए। और 1970 में दूसरा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा वो किया गया था वो खेरा था। खेरा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ के
किसान को जो कर यानी वहाँ के किसानों को जो टैक्सेस जो काफ़ी रेट बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से ये किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी हो रही थी। उसको हल करने की कोशिश की गई और उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष में जो महात्मा गांधी एक अहम अभिभावक कह सकते हैं या अहम जो है मुख्य नायक के तौर पे आए। उनमें जो है किसानों को जो है के साथ जन समर्थन में खड़े हुए कि ऐसा क्यों स्थिति हुई थी, क्योंकि एक तो प्लेग हो चुकी थी, प्लेग की महामारी आ चुकी थी, जिसकी वजह से किसान को जो है लगान चुकाने में अत्यधिक प्रॉब्लम्स हो रही थी। और दूसरी जो आप समझ सकते हैं कि जब बारिशें नहीं होंगी, जब मानसून पर निर्भर होंगे, तो आज आप समझ सकते हैं आज किसान की स्थिति क्या है। जो किसान आज अगर मानसून पर निर्भर होते तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। ठीक है। फिर अहमदाबाद आंदोलन 1918 में होता। अहमदाबाद आंदोलन क्या था? ये अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। वैसे गुजरात की राजधानी भी अहमदाबाद ही है। सॉरी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बट गुजरात को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूती वस्त्रों का उद्योग जो है सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे। और ये जो है काफ़ी विकसित जो है शहर है, जहाँ पे जो है इंडस्ट्री है। ठीक है। और इसमें 1918 में जो कारखाने जो थे, मतलब कपड़े के जो कारखाने थे, उनसे काम करने वाले लोग थे या मजदूर थे, जिनके समर्थन में एक आंदोलन किया गया था, जिसको जब लोग अहमदाबाद विद्रोह या अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है। वैसे एक्ट तो कई सारे पासेस किए थे उन्होंने, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है वो 1919 के जो रॉलेट एक्ट पढ़नी है। देखिए, उसके पहले भी चीज़ें, जब रॉलेट एक्ट होता है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में जो एक राष्ट्रीयता की भावना इतनी उत्पन्न कर देते कि लोग अपनी जान देने के लिए उत्सुक हो रहे थे और भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो कोशिश कर रहे थे। ठीक है। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था, इसके बारे में लोग जानते हैं। रॉलेट एक्ट जो देखिए, रॉलेट एक्ट में जो पहली जो मुख्य प्रावधान थी, उन्होंने जो है 2 साल तक जो है सजा दी जा सकती थी। वैसे पर्सनस पे जिसको संदिग्ध पाया गया, संदिग्ध का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में आपको जो है कर नहीं रहे, आपको लिप्त पाया गया तो आपको 2 साल तक सजाएं दी जा सकती है। इस पर आपको ट्रायल की कोई विशेष नहीं, जैसे आज हमारे ट्रायल जो होती है वो CRPC होते हैं। ठीक है। CRPC को पहले ट्रायल नहीं होते थे, वो 2 साल तक जो है जेल के अंदर दिया जाता था। इससे पोटा आया था, पोटा के पहले ना मिसा आया था। ये सब मिसा सब जो थी ना, मिसा में क्या था, अब जो कुछ गतिविधि का मेंटेनेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब छोटी सी चीज़ें हुई, मतलब उसको आशंका है कि कहीं कहीं कुछ भावनाएं हो सकती, तो उसको व्यक्त उस व्यक्ति को जो अंदर कर दिया जाए। उसमें जयप्रकाश जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और ना जाने कितनी क्रांतिकारी नेताओं को जेल में ठूस दिए गए थे 71 और 76, 77 और 78 के आसपास में। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, मतलब पहले तो हम लोगों ने देखा प्रावधान क्या था, तो प्रावधान ये थी कि राजनीतिक जो कैदी थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन की अहम भूमिका के तौर पर निभा रहे थे, उनको जो है उनके ऊपर जो बिना मुकदमा चलाए जो है 2 साल की सज़ा देने तक का प्रावधान रखा था। और इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही थी, जो भारत में राष्ट्रता की भावना जग उठी थी, उसको कहीं कहीं कुचलने के लिए और दबाने के लिए लाया गया था। यह एक्ट को हम लोग क्यों जो कह सकते हैं कि क्यों हम लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नागरिकों की आज़ादी को प्रहार किया गया था। अब एक बात समझिए ना, अब किसी भी व्यक्ति को उठाएंगे और जेल में डाल देंगे, ना तो कोई ट्रायल है ना तो कोई प्रोसीजर, तो आप समझ सकते हैं इससे कितनी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही होगी हमारे जो है क्रांतिकारी को और हमारे जो आंदोलनकारी नेताएं थे उनको। और ये सीधी सी, और एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या थी कि यह जो रॉलेट पास किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों की कोई नामो निशान नहीं थी। जो सारे के सारे इसमें मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं कहाँ से लाए गए थे, सारे के सारे जो अंग्रेज थे। अब समझिए, जब भारतीय मेंबर को नहीं चुना गया तो आप सोचता है कि आप विरोध करेंगे। अगर भारतीय मेंबर होते तो उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते। अब इसका परिणाम क्या हो, तो 6 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है अखिल भारतीय हड़ताल आयोजन किया गया था और
शहर के जो कई कोने कोने चप्पे चप्पे पे जो है जाम और महारेली जुलूस निकाले गए। रेलवे के जो वर्कशॉप पे अधिकारी थे वो कहीं न कहीं जो है अपने हड़ताल काम को बंद कर दिए। कई सारे दुकानें बंद हो गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और बैंक और डाकखाने और रेलवे स्टेशन पे भी हमला हुई, जिससे लाखों की हानियाँ हुई और आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 13 अप्रैल 1919 से पहले जो है पारित किया गया और भारतीय ने इसका समर्थन नहीं किया क्योंकि भारत के अगेंस्ट था, तो इन्होंने इसका विरोध किया। फिर भी लोगों ने पास कर दिया। आज इस बात को समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को जो माने थे वो कर लेती है, क्योंकि वो बहुमत में कहती है हम 370 हटाएंगे, 370 हटा देते हैं। हम नागरिकता संशोधन बिल लेके आएंगे, वो लेके आ जाते हैं। कहते हैं कि हम एक देश एक कानून लेके आएंगे, वो कहीं लेके आ जाएंगे। उसको भारतीय दंड संहिता में चेंजेस करने थे, उन्होंने लाया बिल। आप समझ सकते हैं बिल भी पास हो जाएगा। तो आप इन चीज़ को समझिए ना कि उन समय उनकी बहुमत थी। जब वो भारतीय को गिने ही नहीं तो सोचते हैं कि आप भारत में जो विरोध होगी, क्योंकि आप अपने घर में शेर होते हैं और अपने घर में विरोध करने की आपको होती है हिम्मत। आप किसी अन्य के घर जाते हैं तो आपको होती है कि कुछ सोच संकोच होती है और आप सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है। जब अपने घर में आप पहुँचते अपने घर में विरोध तो करेंगे ही ना। आप कह सकते हैं क्रांति जो अपने घर से स्टार्ट होती है। इस एक्ट ने सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की असीम शक्ति प्रदान की और इसके तहत बिना ट्रायल की जो राजनीतिक कैदियों को 2 तक बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ करते हैं और हड़ताल का आह्वान करते हैं और इनका भारी समर्थन हुआ और अलग अलग शहरों में जो है इसके समर्थन में लोग निकल पड़े और लोगों ने दुकान बंद कर दी। जो रेल कारखाने में काम कर रहे थे वो मजदूर अपने रेल कारखाने बंद कर दिए और जो किसान थे और जो अन्य तरह के लोग थे वो कहीं न कहीं जो इन आंदोलन में एक जन समूह के तौर पे आए और इस हड़ताल को जो है प्रत्यक्ष बनाने की कोशिश की। अब इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी हुकूमत को जो अंदर आग लग गई। आग लगने के बाद सीधी सी बात है उन्होंने क्या किया कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ नेताएं थे उनको जो कहीं न कहीं जो है अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया और उनको जब बंदी बनाने की कोशिश किया। और गांधी जी जो थे जब दिल्ली आ रहे थे उनको जो कहीं कहीं बाहर में रोकने की कोशिश किया, क्योंकि अगर गांधी दिल्ली आएंगे तो दिल्ली आने के बाद जो राष्ट्रीयता की भावना और उद्भव होगी और कहीं न कहीं सरकार को जो है प्रेशराइज किया जाएगा और प्रेशर। ठीक है, यही सब चीज़ें चल रही थी। इसी जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला में जो एक कांड हो जाता है। इस कांड में क्या होता है कि लाहौर से के जो कई सारे लोग थे, मतलब कई सारे नेताएं थे जो कि जलियांवाला बाग जो था उसमें एकत्रित हुए थे, एक जगह इकट्ठा हुए थे कुछ विचार विमर्श करने के लिए। और ये जो रोलेट एक्ट थे इसके विरोध में जो है संघर्ष सभा बुलाई गई थी। सभा जब बुलाई गई 10 अप्रैल को अमृतसर के जो प्रदर्शन 10 अप्रैल को लोग शांतिपूर्ण रूप से अपने काम कर रहे थे, उस पर जो गोलियां चलाई गई थी इसके कारण जो लोग जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया और अमृतसर में मार्शल लॉ हो गया। ठीक है, अब मार्शल लॉ हो गया। जब मार्शल लॉ हो गया तो इसकी कमान जो है जनरल डायर को दे सकती है। अब जब मार्शल लॉ, आप समझिए मार्शल लॉ वो होती है कि इनमें कानून और विधि व्यवस्था जो है सीधे सीधे जो है पुलिस प्रशासन के हाथ में चली जाती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उनके हाथ में चली जाती है। यहाँ पर जुडिशरी कोई काम नहीं करती है। ठीक है, ये 10 अप्रैल को दी जाती है और 13 अप्रैल को जो है अमृतसर में एक सभा बैठती है जिनमें बहुत सारे लोग आते हैं। बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी आप समझ सकते हैं कि बैसाखी जो है सिख संप्रदाय में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो एक जत्था जो है मतलब आप कह सकते हैं कि मेलाएं लगती है, जैसे आज के दिन मेला आयोजन होते हैं, उसी तरह जलियांवाला बाग में जो है एक मेले का आयोजन किया गया था। मेले में हजारों लोग आए थे और ये बाग जो चारों तरफ से बंद है, जैसे स्टेडियम आपका देख सकते हैं। स्टेडियम अब तो गेटेड होते, पहले जो काफ़ी ज़्यादा उसी तरह वो था। और जो निकलने का रास्ता होता है उनमें से छोटा ही था। और ये बात जनरल डायर को पता लग गई तो उन्हें लगा कि कहीं न कहीं जो राष्ट्रता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रता की भावना है या
इन चीज़ को कुचलने के लिए, राष्ट्रीयता भावना को कुचलने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया होगा शायद कि जो निकलने वाला रास्ता है उसी को बंद करवा दिया इन्होंने। और जो भीड़ थी, लाखों के लोग, सैकड़ों लोग थे, उनको भीड़ पे जो लगातार गोलियां बरसाई गई, चारों तरफ जो हिंसा फैल गई, तो गांधी जी को जो है वो जो अब आंदोलन था वो वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। गांधी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से यही कि वो जब भी कहीं हिंसा होती तो वो अपने आप को जो आंदोलन खींच लेते थे अंदर। आप सत्य के रास्ते आप कह सकते हैं कि हम जीत लेंगे, ये संभव नहीं। लात की भावना जो है लात से ही लगती है, बात से कभी नहीं होती, तो आप इन चीज़ को समझिए। अब इसका प्रभाव देखिए क्या हो जाता है भारत में कि अब जब ये आंदोलन होते हैं, इससे जो राष्ट्रीयतावादी भावना लोगों में और उत्पन्न होती है। इतने सारे लोग जो है सड़क पे उतरने लगते हैं कि हड़तालें होने लगती है, पुलिस लोगों से लड़ने लगते हैं, क्योंकि जब अब सीधा टक्कर जब पुलिस और आम लोगों के बीच में होने लगी, सरकारी इमारतों पे हमला किए जाने लगे, कई सारी इमारतों को जो जलाए गए। सरकार के ये रवैये को देखते हुए जो है लोगों ने अपमानित और आतंकित किया, और सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घिस कर चलने और सारे साहिबों अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। और यह जो है सबसे बड़ी शर्मनाक बात थी एक राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारियों को के लिए। और कई सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर जो कोड़े बरसाए गए, और पंजाब के कुछ गांवों में जो है बम भी बरसाए गए। ठीक, यह मुख्यतः जो है आंदोलन जो मुख्यतः एक कुछ शहरों तक सीमित था, लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए, और उसका मानना तभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एकता मंच पर आए। ये 13 की बात है, और 16 में हम लोग एक साथ आए। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत मुद्दा पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट क्या था, और इनके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहिए, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, आप मुझे लिखिए, और आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। और जो भी सजेशन हो, जो भी किसी तरह का मैसेज या कुछ भी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।